मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स बोले तो जो मिनरल्स हमको ज़मीन में से मिलते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सब हमारे मिनरल्स है जो हमको नेचर से गिफ्ट मिले हुए हैं। और एनर्जी रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, ये सब हमारे एनर्जी रिसोर्सेज है। तो अभी हम ये चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया के पास कौन से मिनरल्स है और कौन से एनर्जी रिसोर्सेज है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिमिटिव मैन वर लिमिटेड, ही वर्कड ओनली टू सस्टेन लाइफ, मैन कॉन्कर्ड द हाइट्स ऑफ द evolutions. Minerals have a large role in the human progress. Mineral is a natural resource. The human evolution process is divided into various stages such as Stone Age, Bronze Age, Iron Age and the Modern Age. जो हमारे पहले के लोग हुआ करते थे ना, वो अपने आप को इतना डेवलप नहीं किया था। वो सिर्फ इसके लिए जीते थे क्योंकि उनको लाइफ गुजारनी थी। सिर्फ लाइफ गुजारने के लिए उनको जो मिलता था, माना उनको खाना मिलता था तो वो खा पी के आराम से अपनी सिर्फ लाइफ को स्पेंड करते थे। क्या करते थे? सिर्फ लाइफ को स्पेंड करते थे। तो वो और कुछ सोचते नहीं थे, और कुछ एक्स्ट्रा सोचते नहीं थे। फिर थोड़े और अच्छे लोग आए तो उन्होंने, लोग पहले के भी अच्छे थे तो उन्होंने और थोड़ा सोचा। फिर उसके बाद और लोग आए तो उन्होंने और सोचा। ऐसे करते करते आज हम इतनी ज़्यादा डेवलप कंट्री बन चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंट्री है ना, हमारा जो एरा है ना, उसको हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। क्या किया है? 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले ब्रॉन्ज एज, नहीं, सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है स्टोन एज, जो हमारे पत्थर के पहले ऐसा माना था कि भाई स्टोन एज है, माने मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं। फिर ब्रॉन्ज एज, थोड़ा डेवलपमेंट किया। फिर उसके बाद है आयरन एज, और भी थोड़ा डेवलपमेंट किया। और उसके बाद अभी चल रहा है हमारा मॉडर्न एज। आजकल के बच्चे हैं ना मॉडर्न, हाई फाई, सब आईफोन लेके घूमने वाले, तो ये हमारा मॉडर्न एज चल रहा है। सबको 10 साल की उम्र में एक्टिवा चाहिए, भले उसके पाँव भी नहीं पहुंचते हो पर एक्टिवा चाहिए, गाड़ी चाहिए एक्टिवा, मोबाइल चाहिए आईफोन। दिस इज द मॉडर्न एज। और लोग अभी ये तो रुका नहीं है, इसकी और भी कंटिन्यूएशन होने ही वाली है। और उसके बाद ये फिर हमको नुकसान ही करता है। जो मॉडर्न एज है ना, वो हमको एक साइड से नुकसान करता है और एक साइड से प्रॉफिट करता है। वो कैसे नुकसान करता है, कैसे प्रॉफिट करता है, आगे चैप्टर में देखेंगे, सब कुछ बताएंगे तुमको। ठीक है। इन द स्टोन एज मैन यूज्ड स्टोन्स फॉर हंटिंग, बट नाउ ही इज ट्रैवलिंग इनटू द स्पेस। पहले तो सब, अगर शायद तुम्हारे दादा या परदादा कोई जिंदा हो ना, खाली पूछना, आपने कभी सोचा था कभी स्पेस में ट्रैवल करेंगे? और हमारे एलन मस्क है और बड़े बड़े लोग हैं ब्लू मून कंपनी के, वो आज स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, वो स्पेस पे घर बनाने का सोच रहे हैं। कुछ लोग तो ज़मीन पे भी घर नहीं ले पा रहे हैं, वो स्पेस में घर बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। मैन्स रिलेशंस विद द मिनरल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ओल्ड। टुडे मिनरल्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। हमारा जो रिश्ता है ना मिनरल्स के साथ, आज का नहीं है। मिनरल्स को धातु भी बोलते हैं, वो आज का नहीं है। हमारा सदियों पुराना मिनरल्स के साथ रिश्ता है। हमारे पास सदियों पुराने मिनरल्स के साथ रिश्ता है। अभी वो कैसे मिनरल्स का रिश्ता है, पहले भी गोल्ड यूज़ करते थे लोग, आज भी गोल्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले भी सिल्वर यूज़ करते थे, आज भी यूज़ करते हैं। तो हमारे दादा भी यूज़ करते थे, उनको वो भी गोल्ड पहनते थे। तो पहले खाली इतना ही डिफरेंस है, पहले वो 500 रुपये का 1 ग्राम लेते थे, आज 5000 रुपये का 1 ग्राम है, बस। और कोई फ़र्क नहीं है, बाकी वो गोल्ड सेम है, क्वालिटी सेम है, बस दाम बढ़ गए। तो ये मिनरल है, गोल्ड एक मिनरल है। हमारे पास मिनरल्स का बहुत सारा खजाना है। और हमारा जो डेवलपमेंट हुआ ना, इतना सारा डेवलपमेंट हुआ ना, वो इसकी वजह से ही हुआ। किसकी वजह से हुआ? मिनरल्स की वजह से हुआ। मिनरल्स ने हमको आगे बढ़ने में मदद की। अभी समझो एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री की पहचान कैसे होती है? जितने उसके पास मिनरल्स होंगे ना, उतनी वो कंट्री स्ट्रॉन्ग। जैसे अमेरिका है, ठीक है, कुवैत सबको पता है, कुवैत एक कंट्री है, ठीक है। कुवैत में उसका बहुत छोटा कंट्री है कुवैत, पर सबसे रिच इंडिया, सबसे रिच करेंसी है उसकी। उससे ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कुवैत में मिलता है। उनके पास, जैसे हमारे घर पे पानी आता है ना, वैसे उनके पास ऑयल का, पेट्रोलियम का कुआं है। तो इसकी वजह से उनका डेवलपमेंट हुआ। क्यों डेवलपमेंट हुआ? क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा मिनरल्स है। और सही बात है, जिसके पास मिनरल्स है उसकी पूरी धरती है। जिसके पास ज़्यादा मिनरल्स है ना, वो इस कंट्री का राजा है और वो वर्ल्ड का भी राजा है।
जिसके पास, जिस कंट्री के पास, जैसे बोलते हैं ना, अगर तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा है तो तुम किंग, अगर तुम्हारे पैसे कम है तो तुम नहीं, फकीर, गरीब। वैसे अगर तुम्हारे पास मिनरल ज़्यादा है तुम्हारी कंट्री के पास तो तुम्हारी कंट्री रिच कंट्री है और वो जल्दी डेवलपमेंट करेगी कंपेयर टू अदर नेशंस। और अगर तुम्हारी कंट्री के पास मिनरल्स कम है तो उसका डेवलपमेंट लुबड़ी ना हो जैसा होगा, धीरे धीरे होगा। क्या होगा? धीरे धीरे होगा। ठीक है। यूएस, रशिया हैव बिकम the world powers only due to the proper use of minerals. Both the countries are rich in variety of minerals and prosperity. Even though our country has the potential huge reserves of minerals, a long-term dependence and the absence of the technical knowledge resulted in the lesser economic development. हमारे पास दो सबसे बड़े कंट्रीज हैं, एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा रूस जिसको रशिया बोलते हैं। ठीक है। तो ये कंट्री ने, दो कंट्रीज हैं, यूएसए सबसे बड़ा कंट्री है, इन्होंने इतनी तेज और इतनी मस्त डेवलपमेंट कैसे की? सबके मन में ये सवाल आता है, सबके मन में ये सवाल आता है कि भाई व्हाई इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेशन? व्हाई इट इज मोस्ट पावरफुल नेशन? बिकॉज उसके पास सबसे ज्यादा मिनरल्स है। रशिया के पास सबसे ज़्यादा मिनरल्स है। और ये ऐसा भी कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इंडिया के पास भी कम मिनरल्स नहीं है, पर उनके कंपेयर में कम है, उनके कंपेयर में कम है। जैसे आप लोगों, दो जने हैं, ठीक है, एक जने के पास लाख रुपए है और एक जने के पास 10,000 है, तो दोनों चीज़ें कम नहीं है, पर एक जने के पास कम है और दूसरे जने के पास उसके कंपेयर में कम है। ठीक है। क्या हुआ? एक सेकंड। इंडिया के पास मिनरल्स तो है ही, पर उसके पास क्या है? टेक्निक्स भी नहीं है इतनी अच्छी कि भाई वो मिनरल्स को अच्छे से यूज़ कर सके। अभी जैसे आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, पर आपको उसका यूज़ नहीं पता है। अगर यूज़ नहीं पता है तो वो चीज़ें वेस्ट है। तो हमारे पास दोनों होना चाहिए, उसके पास उसकी टेक्निक्स भी होनी चाहिए उसको यूज़ करने की, और उसके पास मिनरल्स भी होने चाहिए, तभी वो कंट्री अच्छे से डेवलप कर पाएगा। ठीक है। देन व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? दैट इज मिनरल्स। क्या है ये? Minerals. So let's go. The matter which is formed due to the inorganic process and has a certain chemical composition is called a mineral. मतलब थोड़ी बहुत inorganic process से अगर कोई mineral चीज़ बनती है, या कुछ भी केमिकल से या inorganic process से मिला के कोई केमिकल को कुछ हम बनाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में मिनरल। अभी क्या है कैसा है बताता हूँ, आगे चल के थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, ये तो सिर्फ इसका छोटा सा डिफाइन है। This is the result of abiotic process which took place in the interior of the earth. Since the infinite time, the solid, liquid or gaseous matter which is formed due to the specific abiotic within the rocks in the interior of the earth has a certain chemical composition and a homogeneous constitution and specific atomic structure is called a mineral. वापस से मिनरल का डिफाइन। अब एबायोटिक क्या होता है पता है ना? दो चीज़ें होती है, एक बायोटिक होती है और दूसरी एबायोटिक होती है। बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स थे ना हमारे अर्थ के अंदर जो रॉक्स थे और है ना बहुत सारे गैसियस थे, तीन गैस थे हमारे, तीन स्टेट थे हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ये तीन स्टेट में से जो रॉक्स था ना, वो रॉक्स को मेल्ट करके या रॉक्स की एबायोटिक प्रोसेस होके एक चीज़ फॉर्म हुई, उसको हमने नाम दिया। नाम क्या दिया? मिनरल नाम दिया। क्या दिया? मिनरल नाम दिया। हमने खुद ने अपने पास प्रोसेस नहीं की है, ये नेचर की हमारे पास गिफ्ट है कि हमारे पास मिनरल रेडी है। बाकी तुम कोई हमारे अर्थ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है या कोई बंदी नहीं है जो मिनरल खुद घर पे बना सके। अगर वो ऐसा बना सकता है ना, तो समझ लेना वो उसकी डेवलपमेंट सबसे तेज़ हो सकती है, क्योंकि उसके पास वो चीज़ है जिससे वो मिनरल बना सकता है। पर ऐसा पॉसिबल आज तक हुआ नहीं है। ठीक है। Iron, manganese, gold, silver, etc. are the solid minerals. Mercury, petroleum, etc. are the liquid minerals. And the natural gas include the gaseous mineral. वही मैं बोला था ना, अगर समझो अगर आप घर पे मिनरल्स बना सकते हो, खुद का गोल्ड मैन्युफैक्चर करो तो आप कहाँ ही पहुँच जाओ, खुद का सिल्वर मैन्युफैक्चर करो तो कहाँ ही पहुँच जाओ। आयरन की भी ऐसे तो सस्ता है, पर उसकी वैल्यू भी तो बड़ी है ना, क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो जो घर बनाने उसमें आयरन के सलिए यूज़ करते हैं, तो वो भी अगर समझो एक इंसान खुद घर पे मिनरल्स को मैन्युफैक्चर करने लग गया तो वो कहाँ पहुँच सकता है। ठीक है। तो हमारे पास तीन चीज़ें सॉलिड में, तीन तो नहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, पर ये तीन एग्जाम्पल दिए हैं भाई। एक आयरन,
सबने देखा होगा आयरन, आयरन जो सलिया होता है वो बहुत सारे टाइप के आयरन होते हैं, वो बहुत कोई स्टूल में यूज़ होता है, फिर घर में यूज़ होता है, रेलिंग्स में यूज़ होता है आयरन। गोल्ड है जो हम ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं, सिल्वर है जो ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं। ये तीन किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर उसके बाद लिक्विड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पेट्रोलियम, क्या दिया हुआ है? पेट्रोलियम। और दूसरा क्या दिया हुआ है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में, ये साइंस का नॉलेज था कि भाई मर्क्यूरी आपको पता होगा, साइंस की बुक अगर खोली है कभी आपने तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें ऐसा लिखा था भाई मर्क्यूरी इज अ मेटल, पर वो एक ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। कौन सी फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ये थर्मोमीटर के अंदर होता है मर्क्यूरी, ठीक है। पेट्रोलियम जो हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, ठीक है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? लिक्विड के एग्जाम्पल है। फिर इसका तीसरा कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, उसके अंदर CNG भी आता है, LPG भी आता है, ये सारे हमारे गैसियस स्टेट के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? गैसियस स्टेट के। और ये सारे हमारे क्या है? मिनरल्स है। मिनरल्स, व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स? अब तो पता चला ना क्या होता है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से तो पता चला ना कि भाई अगर तुमको आंसर तुम पूरा इतना नहीं लिख सकते हो, भाई इनऑर्गेनिक प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से जो चीज़ बनती है उसको मिनरल बोलते हैं, तो एग्जाम्पल लिखोगे तो भी टीचर तुम पे थोड़ा बहुत तो दया खाएगा ही खाएगा, ठीक है। फिर the type of minerals that are available from the interior of the earth that depends on how earth crust of the earth originated. Example: iron, copper, zinc, gold and silver etc. are found in the igneous rocks. Diamond are found in the metamorphic rocks. अभी ही आपने कभी गोल्ड का प्रोसेस देखा है? नहीं देखा होगा, बोलो सही में। मेरे को पता है किसी ने नहीं देखा होगा, कि सब बुद्धू है, सबको खाली बुक की नॉलेज चाहिए। अब कभी अगर टाइम मिले ना आप लोगों को, तो सब एक बार सर्च करना हाउ इज गोल्ड फॉर्म। तो गोल्ड क्या होता है, जब हम कभी कर्नाटका या कोई स्टेट विजिट करते हैं ना, क्योंकि हाईएस्ट गोल्ड वहाँ पे मिलता है, और इंडिया का सबसे मतलब चीपेस्ट गोल्ड भी शायद वहाँ पे ही मिलता है। तो जब हम कर्नाटका या तमिलनाडु ऐसे कोई स्टेट विजिट करते हैं ना, वहाँ पे शायद आपने किसी ने KGF पिक्चर भी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, जो गोल्ड होता है ना, वो ऐसे गोल्ड नहीं निकलता जमीन में से, अक्खा गोल्ड कभी नहीं निकलता है। जमीन के अंदर से बहुत बड़े बड़े स्टोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्टोन्स निकलते हैं। वो स्टोन्स को रब कर करके बहुत सारा उसको रब करना पड़ता है, बहुत सारा उसका प्रोसेस है। वो रब करने के बाद उसके अंदर से छोटे छोटे गोल्ड के पीसेस निकलते हैं। पीसेस भी नहीं निकलते, मतलब उसको प्योरीफाई करके मेरे ख्याल से 7 to 8 प्रोसेस है। जैसे नहीं वाटर को सेपरेट करने का प्रोसेस होता है, वाटर को ठीक करने के लिए हमारे फिल्टर में कितना सारा प्रोसेस होता है, वैसे गोल्ड के फाइंड करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा तो कितना ज़्यादा बता सकूंगा, पर अगर तुम लोग देखोगे तो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा। वैसे सिल्वर का भी ऐसा ही प्रोसेस है, आयरन भी ऐसा ही है। ये हमको रॉक्स में से मिलते हैं, ऐसा नहीं कि भाई जमीन खोद दी और गोल्ड निकाल दिया, और तो क्या ही चाहिए फिर। अगर ऐसा होता ना तो गोल्ड आज जितना कॉस्टली नहीं होता, समझ रहे हो। और ऐसा होता तो सब जमीन खोद के गोल्ड निकालते, सब जमीन खोद के गोल्ड निकालते ना, सीधी सी बात है। पर इतनी लंबी प्रोसेस है ना, जो अगर किसी को गोल्ड का पत्थर भी मिल गया ना तो उसको पता नहीं वो गोल्ड का पत्थर है। एक्चुअली इसकी स्टडीज है, भाई कैसे रॉक्स में से गोल्ड बनता है, कैसे रॉक्स में से सिल्वर बनता है, कैसे रॉक्स में से आयरन बनता है। और एक सेपरेट रॉक्स, वॉल्केनो जो फटता है ना, वो जो रॉक्स होते हैं ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स, उनके अंदर से डायमंड मिलता है। ऐसा नहीं डायमंड भी जमीन में, डायमंड ही डायमंड। इसके लिए उसका वैल्यू इतना है। जो चीज जितनी, मतलब जैसे अभी तुम लोग हो, ठीक है, तुम लोगों को मैं बोलता हूँ कभी कभी पढ़ो या नहीं पढ़ो, पर अगर कोई बंदा या बंदी अपने आप को बहुत प्रेशर दे रहा है ना, वो समझ लेना 100 में से 100 ही लाएगा, वो समझ लेना 100 में से 100 ही लाएगा। क्योंकि अगर इंसान अपने आप पे प्रेशर देता है ना पढ़ने का, तो उसके मन में पढ़ना आता है। अगर तुम लोग समझो, अगर पढ़ने में ध्यान दो तो तुम लोग भी डायमंड की तरह बन जाओगे। कैसे डायमंड बनता है? इतने सारे प्रेशर के बाद डायमंड बनता है, वॉल्केनो की वजह से डायमंड बनता है। वॉल्केनो जब फटता है ना, वॉल्केनो पता है ना उसका टेम्परेचर कितना होता है, गिर जाओ तुम, पिघल जाओ, वहीं पिघल जाओ, तो वैसे टेम्परेचर में से डायमंड निकलता है, ठीक है। तो ये सब हमको डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, हमको रॉक्स के अंदर से हमको अपनी नॉलेज के साथ इसको बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही मिल जाता है, पढ़ाई भी ऐसा नहीं है, हमको अपनी नॉलेज के साथ बनानी पड़ती है। सबको ऐसा है कि बुक पढ़ लिया बन गए, राजा बन गए, पर ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। अभी है ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, सही है ना, ठीक है। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मिनरल्स यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज। 3 टाइप में मिनरल्स को क्लासीफाई किया है। कौन से? मेटालिक, दूसरा
नॉन मेटालिक मिनरल्स, और तीसरा मिनरल्स यूज्ड एज द एनर्जी रिसोर्स। मेटालिक मिनरल्स के अंदर उसके भी टोटल 4 कौन से प्रेशियस मेटालिक मिनरल्स, लाइट मेटालिक मिनरल्स, मिनरल्स यूज्ड एज दी फॉर कॉमन पर्पस, और मिनरल्स यूज्ड एज एलॉयस। एलॉयस मतलब पता है क्या, उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करके जो यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं एलॉयस। ठीक है, मिनरल्स तो मिल गया, नॉन मेटालिक मेटालिक मिनरल्स मिल गया, पर उसके अंदर एलॉय ऐड करके कुछ होगा, जैसे गोल्ड होता है ना, तो गोल्ड तुमको मिल जाता है। ठीक है, अब गोल्ड क्या होता है, जो प्योर फॉर्म में गोल्ड होता है ना, उसका सिर्फ बिस्किट्स होते हैं, बिस्किट, वो पार्ले जी बिस्किट नहीं बोल रहा हूँ मैं, पार्ले जी गोल्ड तुम समझ रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है, वो गोल्ड के बिस्किट्स अलग होते हैं, तो वो प्योर मिनरल प्योर गोल्ड होते हैं, वो 100% प्योर होते हैं। पर जो हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ना, जो चेन पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, तो वो जो होता है वो 100% प्योर कभी नहीं होता है, वो 100% प्योर कभी नहीं होता है, उसके अंदर एलॉय ऐड करके उसको शेप दिया जाता है, क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, अगर आप पहनो तो टूट सकता है, फिर आप उसको ही कंप्लेन करोगे, तो ये इसको एलॉयस बोलते हैं। ठीक है, तो मेटालिक मिनरल्स में प्रेशियस मेटालिक मिनरल्स, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, क्या ही बात है, अरे वाह वाह, सबको पता था। प्रेशियस मिनरल्स टोटल 3 ही है, कौन से हैं, एक गोल्ड, दूसरा सिल्वर और तीसरा प्लैटिनम। ठीक है, सब देखा है तीनों 3, प्लैटिनम नहीं देखा है तो पता है नहीं देखा है, बहुत अच्छा, पर प्लैटिनम नहीं देखा है तो अभी देख लेना। फिर लाइट मेटालिक मिनरल्स, मैग्नीशियम, बॉक्साइट और टाइटेनियम। अब ये लाइट क्यों लिखा है, लाइट वो जलाने वाली लाइट नहीं है, लाइट मतलब वेट में कम होते हैं, वेट में कम होते हैं, ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, लाइट मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, कौन से हैं, मैग्नीशियम, बॉक्साइट और टाइटेनियम। आपकी एग्जाम में ऐसा जरूर पूछेंगे, व्हाट आर लाइट मिनरल्स, एक्सप्लेन, या एग्जाम्पल ऑफ लाइट मिनरल्स, या एमसीक्यूज में होगा भाई 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से पूछेंगे भाई वो इसमें से कौन सा लाइट मेटालिक मिनरल्स है, क्योंकि ये टेबल भी हाईलाइट करके दिया हुआ है तो जरूरी तुमको पूछेंगे। फिर मिनरल्स यूज्ड फॉर कॉमन पर्पस, कॉमन पर्पस में हम आयरन यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, लेड यूज करते हैं, जिंक यूज करते हैं, टिन यूज करते हैं और निकल यूज करते हैं। मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में हम ये जो 6 के 6 मिनरल्स दिए हुए हैं ना, ये हमारी डे टू डे लाइफ में हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मिनरल्स यूज्ड एज एलॉय, क्रोमियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन और वैंडियम। ठीक है, ये जो 4 मिनरल्स है ये हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, पर इनको प्योर फॉर्म में हम यूज़ नहीं करते हैं, इसके अंदर हम कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके हम इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स में तो हमारे पास भरपूर नॉन मेटालिक मिनरल्स है, लाइमस्टोन है, चौक है, एबेस्टस है, मिक्का है, फ्लोरस्पर है, जिप्सम है, सल्फर है और डायमंड है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल्स है, ये मेटल्स नहीं है, ये क्या है, नॉन मेटल्स है। अगर कभी साइंस की बुक खोलो ना तो उसमें एक पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, उसके अंदर तुम देख सकते हो मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या क्या थे। फिर एनर्जी रिसोर्सेज, जो हमारा चैप्टर का दूसरा टॉपिक है ना मिनरल्स के बाद, एनर्जी रिसोर्सेज, उसके बारे में लिखा है। कोल एनर्जी रिसोर्स है, मिनरल ऑयल एनर्जी रिसोर्स है, नेचुरल गैस एनर्जी रिसोर्सेज है और यूरेनियम और टाइटेनियम। तुमने ऊपर की 3 चीज़ें तो जरूर यूज़ की होगी, पर यूरेनियम और टाइटेनियम बहुत, मतलब थोरियम लिखा, सॉरी यूरेनियम और थोरियम लिखा हुआ है, ये बहुत रेयर पाई जाती है, तो इनका कॉस्ट भी ज़्यादा है और ये इजीली अवेलेबल भी नहीं है, तो तुमको ये यूज़ भी नहीं कर सकते डे टू डे लाइफ में। ठीक है, और कोल तो सबने यूज़ किया होगा घर में, चूल्हे में और बहुत सारी जगह, फैक्ट्री में भी कोल यूज़ होता है। फिर मिनरल ऑयल भी यूज़ किया होगा, और नेचुरल गैस तो CNG है, LPG है, ये भी आपने बहुत बार यूज़ किया होगा। ठीक है, अभी हम सब इस सब को एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। ठीक है, आयरन ओर, iron ore is considered to be the base of industrial development of modern world. It is used very widely in making of small pins to the large machines, cars, trucks, ships, railways, bridges, buildings and weapons. It is cheaper, stronger and durable. It is easily available in most of the countries. It has a virtue to mix with the other minerals, hence it is considered to be the मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। ठीक है, अभी आप लोगों ने आयरन ओर तो देखा नहीं होगा, आजकल सब लोगों को इंस्टाग्राम फेसबुक से टाइम नहीं मिलता है, तो मैं आपको आयरन ओर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आयरन ओर, हमारे आयरन ओर के ऐसे पत्थर होते हैं। ठीक है, ऐसे पत्थरों में से हमको आयरन ओर मिलता है, ये आयरन के पत्थर है
और ये पत्थर को हम मशीन्स में रिफाइन करके और हम आयरन ओर को ऑब्टेन करते हैं। आयरन मतलब वो सलिए जो हम घर में यूज़ करते हैं। तो किसी भी बिल्डिंग या किसी भी छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ को बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आयरन चाहिए। क्या चाहिए? आयरन चाहिए। और ये आयरन हमको ये स्टोन्स में से मिलता है। किस में से मिलता है? स्टोन्स में से मिलता है। और ये आयरन छोटी से छोटी पिन से लेके बड़ी से बड़ी मशीन्स को बनाता है। जो फैक्ट्रीज में मशीन्स यूज होती है ना, ये भी मोस्ट ऑफ 80% 90% आयरन से बनती है। ठीक है, तो आयरन हमारे पास शीप बनाने के लिए, शीप के नीचे आयरन लगता है। ट्रक्स में आयरन यूज होता है ट्रक्स बनाने के लिए। आपकी कार्स आयरन से बनती है। रेलवेज आयरन से बना हुआ है। और ब्रिजेस बनते हैं बहुत सारे आयरन। रेलवेज में भी आयरन और यूज होता है। तो रेलवे का जो ट्रैक होता है ना, उसमें आयरन लगा हुआ होता है। फिर ब्रिजेस में, ब्रिजेस बनाने के टाइम पे, ठीक है। और फिर बिल्डिंग्स में यूज होता है। बिल्डिंग्स जो हम बनाते हैं, बिल्डिंग्स घर में यूज होता है। और वेपन्स मतलब जो गन, पिस्तौल, फायर जो हमारा इंडियन आर्मी यूज करता है और पुलिस यूज करता है, वो वेपन्स में भी हमारे पास आयरन यूज होता है। और आयरन सबसे चीप है। सबसे चीप तो नहीं बोलूंगा, पर चीप है, स्ट्रांग है, मतलब काफी मजबूत है आपकी और मेरी तरह। और ड्यूरेबल मतलब बहुत टाइम तक चलता है। और एक बार जैसे एक बार हमने रेलवे ट्रैक बना दी और वो बोलते वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद वो बहुत टाइम तक चलता है, बस उसे हमें मेंटेन करना पड़ता है। जैसे वेपन से हम एक बार गन बनाते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक चलता है अगर उसे अच्छे से मेंटेन करके यूज़ किया जाए। ठीक है, और ये सब कंट्रीज़ में ईजिली अवेलेबल है। आयरन ईजिली अवेलेबल है। हम वही चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे पास ईजिली अवेलेबल है। जैसे अभी प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे थे, क्यों यूज़ कर रहे थे? क्योंकि हमारे पास ईजिली अवेलेबल है। और अभी तो मैं चाहूँगा कि भाई आप सब लोग कम प्लास्टिक यूज़ करें। और फिर दूसरा, आयरन किसी के भी साथ जल्दी मिक्स हो जाता है। जैसे हम लोग के नहीं कितनी अच्छी जल्दी जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है टीचर्स के साथ, वैसे आयरन का भी ऐसा है कि भाई वो किसी के साथ जल्दी फ्रेंडशिप कर सकता है। और जल्दी फ्रेंडशिप करने वाले लोग पता है ना आपको कितने अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, आयरन इज फाउंड इन इम्प्योर कंडीशन, so it is mixed with the coke and lime and is heated in the large furnace for refining. The pure iron thus obtained is known as pig iron. अब आयरन मैंने बताया था कि भाई आयरन, असली का आयरन जमीन में से सलिए सलिए नहीं निकलते हैं या रॉड नहीं निकलते हैं जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो आयरन में कैसा होता है कि भाई आयरन के जो स्टोन्स मिलते हैं ना, वो स्टोन्स को इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज, दो इम्प्योरिटीज दिए, एक कॉक और लाइम। अब ये कॉक और लाइम क्या है, हमारी साइंस की बुक के अंदर आयरन का एक प्रोसेस दिया हुआ था, ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस था। जो आयरन को जो बनाते हैं ना, तो कुछ 3000 या 300 केल्विन टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं और उसमें से आयरन निकालते हैं। ठीक है, जैसे शक्कर होती है ना, शक्कर से कैसे चाशनी बनाते हैं, वैसे आयरन को भी ऐसे मेल्ट करके उसमें से आयरन, और आयरन को स्टोन को मेल्ट करके उसमें से आयरन बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे आयरन को भी ऐसे ही बनाना पड़ता है। ब्लास्ट फर्नेस लिखा है ना, फर्नेस मतलब वेसल होता है। ठीक है, उसके अंदर आयरन बनता है और जो आयरन बन जाता है ना, तो उसका नाम होता है पिग आयरन। अभी ये शायद एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, विच जो आयरन फॉर्म होता है उसका नाम क्या है, एक्सप्लेन या बताओ कौन सा आयरन फॉर्म हुआ है। तो दैट इज आर पिग आयरन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया, एक हेमाइट, एक मैग्नेटाइट, एक लेमोनाइट और फोर्थ है सिडराइट। ये 4 आयरन ओर के नाम में शायद पूछेंगे तुमको। व्हाट आर द 4 नेम्स ऑफ द आयरन ओर दैट इज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में ये 4 जाती है, जैसे नहीं स्पीसीज होती है स्पीसीज, वैसे आयरन की इंडिया में ये 4 स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, 4 जातियां प्रेजेंट है। कौन सी? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोटाइट और सिडराइट। ठीक है, फिर मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड फ्रॉम कर्नाटका। साउथ का एक स्टेट है कर्नाटका, स्टेट इन इंडिया। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश आर द अदर प्रोड्यूसर रिस्पेक्टिवली। और आपको शायद पता नहीं हो कि पता हो, मैं आपको बता दूं, टिस्को कंपनी सुना है आपने सबने, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो सबसे पहले झारखंड में बनाया, वहाँ पे उनको आयरन मिला था सबसे पहले। और वही वहाँ पे आज प्रेजेंट भी है टिस्को कंपनी, जो हमारी सबसे बड़ी आयरन की कंपनी है, जो टाटा इंडस्ट्री है वो वहाँ पे ही है। ठीक है, जो जमशेदजी टाटा ने बनाई थी। ये सब जगह पे भी थोड़ा थोड़ा आपको आयरन मिलता है। बिसाइड आयरन और ऑल्सो फाउंड इन गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश एंड आसाम स्टेट्स। इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जितने 2-3 याद हो ना वही काफ़ी है। ठीक है, तो ये सब जगह भी हमको आयरन मिलता है, बहुत सारी जगह आयरन मिलता है, ऐसे कमी नहीं है हमारे पास आयरन की, बहुत सारा आयरन ही
आयरन है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद है मैंगनीज। मैंगनीज, अब इसका यूज क्या आपको पता है क्या? नहीं पता होगा। मैंगनीज बैटरी में लगता है, बैटरी सेल देखिए आपने, सेल, उसके अंदर हमारे में मैंगनीज लगता है। क्या लगता है? मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज इट इज एन इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इट इज मेनली यूज टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन। Its other use are the chemical industry such as bleaching powder, insecticide, dry battery cells and tiles। तो मैग्नीज सिर्फ एक जगह पे नहीं यूज होता है, मैंने आपको एक यूज बताया था, पर इसका और भी बहुत सारे यूज है। मैग्नीज को आयरन ओर को पिघालने के लिए भी यूज करते हैं, उसका जो हीट होता है ना उसको पिघालते हैं, वो जो हीट यूज करके आयरन ओर को पिघालते हैं आयरन फॉर्म करने के लिए। फिर मैग्नीज के और भी यूज है कि भाई ये स्टील और इंडस्ट्री में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर के जैसे यूज होता है, और इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मारने के लिए जो दवाइयाँ होती है ना वो भी मैग्नीज से बनती है। फिर बैटरी सेल्स तो मैंने आपको बताया, और टाइल्स की फैक्ट्री में भी हमारा मैग्नीज का यूज है। और इट्स ऑल्सो यूजफुल इन दी लेदर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, मैचबॉक्स इंडस्ट्रीज, फोटोग्राफी, चाइना क्ले यूटेंसिल्स एंड कलर्ड ब्रिक्स। आपने देखा वापस से एक और जगह मैच बॉक्स इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नीज को यूज करते हैं, ठीक है। फिर फोटोग्राफी इंडस्ट्री में भी यूज होता है, चाइना क्ले यूटेंसिल्स में भी यूज होता है, बहुत सारी जगह पे यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में भी, ग्लास इंडस्ट्री में भी। ग्लास इंडस्ट्री में भी ग्लास फॉर्म करने के लिए जो हीट बनाते हैं ना वो मैग्नीज से बनाते हैं, ठीक है। ग्लास इंडस्ट्री में भी जो ग्लास कांच, हमारे पास ऐसे असली कांच नहीं आते तुम्हारे जो घर में या विंडो में लगे होते हैं, वैसे कांच नहीं मिलते, हमारे पास कांच का पाउडर फॉर्म में होता है, उससे हम कांच को क्रिएट करते हैं, ठीक है। द रेल्स मेड आउट ऑफ द स्टील रॉड्स बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन मैग्नीज इज मिक्स्ड विथ इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा हाईलाइटेड पॉइंट है कि भाई हमारे जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना वो इतने स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कैसे बनते हैं? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीज होता है। क्या होता है? मैग्नीज होता है, जो उसको और भी फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्टील इज यूज्ड इन द मशीन्स टू ब्रेक द रॉक्स एंड ऑल्सो इन द ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज। रॉक्स को तोड़ने के लिए और मशीन मतलब पत्थर को ग्राइंड करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए नहीं जैसे मिक्सर में हम ग्राइंड करते हैं, इसे छोटे करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। और मैग्नीज कहाँ पे मिलता है? बहुत सारी जगह मिलता है, ओडिशा, कर्नाटका। ये देखो कॉमन स्टेट्स जो है ना आप याद कर लेना ताकि आपको अच्छे से याद करने के लिए आंसर याद हो जाए, ठीक है। जैसे ओडिशा कॉमन है आयरन ओर में भी और इसमें भी मैग्नीज में, कर्नाटका भी कॉमन है, मध्य प्रदेश कॉमन है, एंड गोवा कैन बी काउंटेड एज द मेजर स्टेट्स ऑफ द मैग्नीज प्रोड्यूसर। इन स्टेट्स में क्या है? मेजर मैग्नीज मिलता है। फिर बिसाइड्स मैग्नीज इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान एंड गुजरात स्टेट। ये भी मोस्ट ऑफ कॉमन है, राजस्थान उसमें भी था, आंध्र प्रदेश उसमें भी था, और झारखंड, तीनों था। ये नया नाम ऐड हुआ है, दैट इज और गुजरात स्टेट। क्या नाम है? गुजरात स्टेट। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? कॉपर। तो कॉपर इज यूज्ड सिंस प्रिमिटिव टाइम्स। कॉपर आपको सबको पता है क्या है? कॉपर नहीं पता होगा, बोलो कॉपर कहाँ यूज होता है बताओ? कॉपर जो हमारे वायर में यूज होता है, कॉपर वायर होती है ना, तो कॉपर। दिस वॉज द फर्स्ट मिनरल यूज्ड बाय द मैन। सबसे पहले हमने यूज चालू किया किसका? कॉपर का। ये भी अच्छी बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स मिक्सिंग प्रॉपर्टी। इट फॉर्म्स वेल मेटल एंड मिक्सड व्हेन मिक्सड विथ टिन मेक्स ब्रास, व्हेन मिक्सड विथ जिंक, एंड इट इज यूज्ड mostly in making of the electric equipment, telephone, radio, television, refrigerator and the air condition. It is the good conductor of the electricity. It is also used in the insecticides, explosive, colored glass, coins and in printing. बहुत सारी जगह पे आयरन हमारा ये कॉपर हमारा यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे वायरिंग वाली चीजें यूज होती है, जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स जैसे टेलीविजन है और रेफ्रिजरेटर है, टेलीफोन है, एयर कंडीशनर है और रेडियो है। यहाँ पे हमारा क्या यूज होता है? कॉपर यूज होता है। क्या यूज होता है? कॉपर यूज होता है। और कॉपर का जो यूज है वो इसके लिए होता है क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर मतलब ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। फिर और ये और भी चीज़ों में यूज होता है। किस चीज़ों में यूज होता है? ये इंसेक्टिसाइड मतलब वो कीड़े मारने की दवाई बनाने में भी यूज होता है, और एक्सप्लोसिव मतलब वो जैसे बॉम्ब बनाने में भी हमारा कॉपर यूज होता है, ठीक है। और कलर्ड ग्लास मतलब कांच जो होते हैं ना, कलरिंग ग्लास बनाने हैं ना, तो उसमें भी हमारा कॉपर यूज होता है। और कॉइन्स जो हम यूज करते हैं
जो 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का कॉइन, उसमें भी हम कॉपर यूज करते हैं, ठीक है। और प्रिंटिंग में भी हम कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। बहुत 4 स्टेट्स हैं जो मेनली कॉपर को प्रोड्यूस करते हैं, जो है मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, तीनों साथ में ही है। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, फिर उसके ऊपर राजस्थान है और कॉर्नर में झारखंड है, ठीक है। सिक्किम एंड आंध्र प्रदेश ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इट। कॉपर इज फाउंड इन बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड स्टेट्स। ये भी स्टेट्स के नाम अपने को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा ना। टीचर पूछेगी एक्सप्लेन कॉपर, फिर आप क्या करोगे, तो इसके लिए हमको सबको ये नाम भी याद करके रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है बॉक्साइट। क्या नाम है? बॉक्साइट। तो दिस इज एन एल्यूमिनियम ओर। इट वॉज फर्स्ट फाउंड बाय लेस बॉक्स इन 1921 इन फ्रांस। जो इसका फाउंडर है उसका नाम भी दिया हुआ है लेस बॉक्स। शायद एमसीक्यू पूछेंगे हु इज द फाउंडर ऑफ बॉक्साइट, तो लेस बॉक्स नाम है, इसके लिए इसका नाम बॉक्साइट रखा हुआ है। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम bauxite. It is used for the special properties. It is very light in weight, strong, durable and good conductor of electricity, rust free and easily ductile. It is widely used in making of domestic utensils, electric gadgets, colors and ship building इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बॉक्साइट का भी यूज तो बहुत सारे तगड़े यूज है, बहुत अच्छी चीज है। ये क्या होता है, इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है भाई, इससे हमको एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। और वो जो एल्यूमिनियम हमको मिलता है ना, वो एकदम लाइट मेटल है। कैसा है? एकदम लाइट मेटल है। जो हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था ना कि भाई मिनरल्स को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, तो वैसे उसमें जो लाइट मेटल्स था ना, उसमें भी बॉक्साइट लिखा हुआ था। तो वो बॉक्साइट है, वो कहाँ पे यूज होता है, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है। और वो एल्यूमिनियम से हम एल्यूमिनियम की यूटेंसिल्स बनाते हैं, एल्यूमिनियम के स्टूल्स बनाते हैं और गैजेट्स बनाते हैं इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी हम बॉक्साइट को यूज करते हैं। फिर बॉक्साइट मिलता कहाँ पे है, तो बॉक्साइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड एंड गुजरात। यहाँ पे तो बॉक्साइट बहुत सारा दबा के पड़ा है। फिर दिस मिनरल्स इज फाउंड इन द जियोलॉजिकल पार्ट ऑफ द डेक्कन ट्रैप, मतलब ये डेक्कन एरिया पे भी मिलता है। फिर रांची इन झारखंड एंड जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत, ये सब गुजरात के स्टेट्स है, ठीक है। ये सब गुजरात के स्टेट्स है, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत एंड साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात आर द प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट। तो गुजरात के भी बहुत सारे शहर है जहाँ पे सिटीज़ है जहाँ पे हमको बॉक्साइट बहुत सारा मिलता है, ठीक है। फिर अभी हम म्यूस्कोटिव टाइप ऑफ माइका फाउंड इन इंडिया। मतलब सबसे पहले तो इंडिया जो है लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ द माइका भी एक मिनरल है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई माइका से हम क्या करते हैं, तो माइका एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल आइटम्स, उससे इलेक्ट्रिक गुड्स बनाते हैं। वो कैसे यूज करते हैं, जैसे हमारा वायर होता है ना, तो वो कॉपर का होता है, तो वो गुड कंडक्टर होता है। तो गुड कंडक्टर होता है तो उसके बाहर भी कुछ चाहिए ना, क्योंकि अगर वायर कॉपर का ऐसे ही डायरेक्ट रख देंगे तो हम भूल से उसको छू लिया तो हमको इलेक्ट्रिसिटी झटका लग सकता है करंट का। तो उसको कवरिंग करने के लिए हम लोग माइका यूज करते हैं। फिर हमारे स्विचेस बनाते हैं कभी कभी, तो ये सब भी हम अलग अलग मिनरल से बनाते हैं। तो इसमें हम बैड कंडक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स इससे बनती है, डायनेमो इससे बनती है, फिर रेडियो इससे बनता है, टेलीफोन्स इससे बनते हैं। कार्स दो जगह आया, एक हमारा कॉपर में भी कार्स आया, आयरन में कार्स आया, और दूसरा अभी स्टीमर्स आया है। स्टीमर्स में भी हमारे माइका यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, माइका बहुत सारी जगह मिलता है। उसमें मेजर स्टेट प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? बिहार है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है। ये सब हमारे क्या है? मेजर स्टेट्स हैं जो हमारे को माइका प्रोड्यूस करके देते हैं। फिर और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे माइका मिलता है, कर्नाटका दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारा माइका मिल जाएगा। फिर हमारे पास जो एक माइका की स्पीसीज है वो कौन सी है? म्यूस्कोटिव। क्या है? म्यूस्कोटिव। ये भी एक नाम है माइके के स्पीसीज का, ये हमको याद करना है, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछेंगे हमको। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? लेड। द लेड ओर इज कॉल्ड द गलीना। ये भी एमसीक्यू, भाई लेड के ओर को क्या बोलते हैं? गलीना। इट इज सॉफ्ट, हैवी एंड वेट। इट इज यूज्ड टू मेक
alloys, electrical wires, colors, weapons, glass, rubber and storage बैटरी। तो हमारा लेड, तो लेड भी बहुत सारी जगह पे यूज होता है। लेड का जो हमारा साइंस का मोलिकुलर फॉर्मूला है उसको पीबी बोलते हैं, पीबी फॉर लेड होता है। तो जो पीबी हम साइंस में पढ़ते थे ना, वो यही लेड है। तो ये हम काहे के लिए यूज करते हैं, इसको एज ए एलॉय यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, ऐसा एलॉय। इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, मतलब इसको किसी के अंदर मिक्स कर देते हैं ना, तो वो जो चीज होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, वो जो चीज होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो ये हमारे बैटरी स्टोरेज के लिए यूज होता है, स्टोरेज बैटरी। रबर इंडस्ट्री में यूज होता है, कलर इंडस्ट्री में यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है और वेपन्स में यूज होता है, और ग्लास बनाने में भी यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री में भी। इन इंडिया लेड इज अवेलेबल इन राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। 3 स्टेट दिए हुए हैं जहाँ पे लेड बहुत सारी मिलती है, वो दिया हुआ है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। या आपका कोई दोस्त रहता हो ना राजस्थान या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, उनको बोलना आपके लिए लेके आए, ठीक है। या आप रहते हो, आप हमारे लिए बेच सकते हो, सही बात है क्या नहीं, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम स्टेट्स और भी बहुत सारी जगह पे माइका मिला है। क्योंकि हमारे मिनरल्स है ना, इंडिया तो बहुत सारे भरपूर है मिनरल्स से, तो इतनी सारी जगह पे हमारे पास क्या है, लेड है, लेड। इवन दो माइका इज प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी, आवर डिमांड्स आर नॉट मेट विथ, सो इट हैज बीन इम्पोर्टेड। माइका हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी में इसमें, पर फिर भी कभी कभी क्या होता है, हमको माइका की डिमांड बहुत सारी होती है, तो हमको बाहर की कंट्री से हमको माइका इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। पर फिर भी अभी हमारी डिमांड पूरी करनी है तो मंगाना तो पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, लाइमस्टोन है। क्या दिया हुआ है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यूज़ किया है कभी, नहीं यूज़ किया होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम तो बच्चे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है। तो लाइमस्टोन इज यूज्ड इन द लार्ज क्वांटिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट देखा है, सीमेंट देखा तो होगा, अभी वो भी नहीं देखा तो फिर पता नहीं भाई, तुम क्या कर सकते तुम्हारा। फिर लार्ज लाइमस्टोन इज यूज्ड इन द लार्ज क्वांटिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। बिसाइड दैट इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर आयरन मेल्टिंग। आयरन को मेल्ट करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइमस्टोन को यूज करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री, सोडा ऐश, सोप, कलर केमिकल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पेपर एंड इन शुगर रिफाइनिंग, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन को यूज़ करते हैं। फिर अब ये कहाँ पे मिलता है, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु प्रोड्यूस अबाउट 70% ऑफ द लाइमस्टोन। उसमें राजस्थान में तो बहुत सारा लाइमस्टोन है, बहुत सारी। अगर आप राजस्थान के हाईवे पे जाओगे ना, अब वो हाईवे कौन सा ऐसा मत पूछना, अब राजस्थान का जो नेशनल हाईवे है ना, उसके बाद बहुत सारी लाइमस्टोन की इंडस्ट्रीज है, ठीक है। अगर आप कभी विजिट करो तो इंडस्ट्री जरूर विजिट करना। स्टोन ऑफ आवर कंट्री, बिसाइड दिस छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश आर द स्टेट्स प्रोड्यूसिंग लाइमस्टोन। और भी स्टेट्स में जो बाकी का 30% मिलता है ना, वो इन स्टेट में से मिलता है। कौन से, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ये इनमें से बाकी का जो हमको लाइमस्टोन मिलता है। इन गुजरात, जामनगर, कच्छ, अमरेली, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट्स आर मेजर प्रोड्यूस ऑफ द लाइमस्टोन्स। अब ये जो गुजरात है, जहाँ अब बताया कि भाई 70% जो मिनरल से जो लाइमस्टोन है हमारे गुजरात और 2-3 स्टेट में मिलता है। उसमें गुजरात में कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो है जामनगर, कच्छ, अमरेली और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट्स विच ऑल्सो हैव लाइमस्टोन्स रिजर्व्स आर बनासकांठा, महसाणा, साबरकांठा, वडोदरा, पंचमहाल, भरूच, सूरत, नर्मदा, भावनगर एंड राजकोट। ये भी सब डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे गुजरात के, जहाँ पे हम लोग लाइमस्टोन को प्रोड्यूस करते हैं। द रॉक्स इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट्स कंटेन्स अबाउट 97% ऑफ लाइमस्टोन। ये भी हमारा एमसीक्यू है भाई, जामनगर में ऐसे रॉक्स हैं जिसमें गुजरात का 97% लाइमस्टोन मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज मिनरल एनर्जी, मिनरल्स ऑफ एनर्जी। Mineral as an energy resource. Energy resource holds an important place in the economic development of any nations. They keep the industries and the economy throbbing. These minerals include coal, mineral oil, natural gas and atomic
मिनरल्स, हमारे पास बहुत सारे टाइप के मिनरल्स हैं, उसमें कुछ टाइप के मिनरल्स हमको दिए हुए हैं। कौन से दिए हुए हैं? एक कोल दिया हुआ है, दूसरा मिनरल ऑयल दिया हुआ है, नेचुरल गैस दिया हुआ है और एटॉमिक मिनरल्स दिया हुआ है। अब ये क्या है, जिस भी कंट्रीज़ के पास अपना अगर मिनरल स्ट्रॉन्ग है ना, एनर्जी रिसोर्स में मिनरल स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो मिनरल्स हम लोग, तो हमारा जो मिनरल ऑयल है, एनर्जी रिसोर्स है, तो ये जो मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज है ना, ये हमारे कंट्री को एकदम डेवलप रखता है, इकोनॉमी डेवलप रखता है। मतलब जितना एनर्जी रिसोर्स ज़्यादा हमारे पास, उतनी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक मतलब बढ़ेगी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। और इंडिया के पास तो बहुत सारा मिनरल एनर्जी रिसोर्स है, तो उससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। अभी हम डेवलप्ड नहीं है, पर आगे चल के हम हो जाएंगे। कोल है और ऑयल है, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस है और एटॉमिक है, सब चीज़ हम बहुत सारी यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे हमारे पहले हमने मेटल्स और नॉन मेटेलिक और एलॉयज का क्लासिफिकेशन किया, और अभी हम लोग किसका कर रहे हैं? एनर्जी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज सच एज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, कॉमर्शियल एंड non-commercial energy resources. Coal, mineral oil, natural gas and atomic minerals are considered as the conventional or the commercial energy resource. अब ये conventional और non-conventional क्या है, ये आपको बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि हम तो छोटे बच्चे हैं। तो conventional मतलब ऐसी energy resources जिसको हम reuse नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और नॉन कन्वेंशनल मानी जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा हमारा ये कन्वेंशनल एनर्जी है, कोल है, एक बार यूज़ करें दूसरी बार यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते हैं। मिनरल ऑयल है, उसको भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। गैस एक बार लगा दिया, एलपीजी पूरा जला दिया, मतलब ख़त्म। फिर एटॉमिक एनर्जी, वो भी ऐसा है। और ये सब एक कॉमर्शियल एनर्जी है। कॉमर्शियल मतलब पैसे से बनाई जाती है, पैसे से बेची जाती है, ऐसी एनर्जी है, मतलब इससे ट्रेडिंग होता है और पैसे कमाए जाते हैं। दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, मतलब ये वापस से रिन्यू भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू दिस प्रोसेस। हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। दिस आर ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। peat, coal, firewood, dung, etc. are the non-commercial energy resources। मतलब ये सस्ती वाली जो एनर्जी रिसोर्स है ना, घर पे बनने वाली, ये जो पीट कोल है और फायरवुड है और डंग है, ये हमारी नॉन कॉमर्शियल है, मतलब इससे कोई पैसा वैसा कमाया जा नहीं सकता। फिर एक नॉन कन्वेंशनल दी हुई है, कौन सी दी हुई है? सारी जो हम अपने आप से जनरेट करते हैं ना, वो वाली एनर्जी दी हुई है। जैसे हाइड्रो एनर्जी जो पानी से जनरेट होती है, विंड एनर्जी जो हवा से होती है, सोलर एनर्जी जो सनलाइट से होती है, और बायोगैस मतलब जो गोबर से होती है एनर्जी, और जियोथर्मल जो मशीन से प्रोड्यूस की जाती है, ये हमारी एनर्जी है, ठीक है। ये हमारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। कौन सी? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। फिर सबसे पहला हमारे पास क्या है? कोल है। क्या है? कोल देखा है? कोलसा देखा है? बहुत अच्छा आता है, काला काला होता है, ठीक है। विलेजेस में यूज़ करते हैं आज भी खाना बनाने के लिए कोलसे को। तो मैन हैज़ बीन यूजिंग कोल एज दी एनर्जी रिसोर्सेज सिंस एंशिएंट टाइम। अभी नहीं, सदियों से, सदियों पुराना रिश्ता है मेरा किसके साथ? कोल के साथ, क्योंकि हम लोग पहले से कोल को यूज़ कर रहे हैं एज अ एनर्जी रिसोर्स फॉर फूड मेकिंग। और मैन लोग तो मतलब घर पे तो ज़्यादा यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए गाँव में, पर यहाँ पे शहर में ऐसा नहीं होता है। अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड as how coal was formed in the interior of the earth in the earlier times। कोल कैसे बना? अगर आपने कभी 8th स्टैंडर्ड पढ़ाई किया होगा ना, 10th में आ गए, मेरे को पता है 8th स्टैंडर्ड पढ़ के आए हो, पर शायद नहीं पढ़ा हो, तो बता दूं कोल कैसे बना। तो कोल कैसे बना तो क्या था भाई, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस कितने मिलियन, कैसा मिलियन वो मत पूछना, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो जब हमारा जो फॉरेस्ट था ना, एक बार बहुत सारी बाढ़ आई और फॉरेस्ट था वो पूरा फॉरेस्ट मतलब पूरा डैमेज हो गया, सारे ट्रीज ब्रीज गिर गए और एनिमल्स मर गए और ह्यूमन बीइंग भी सारे मर गए। उसके अंदर जितने फॉरेस्ट के अंदर रहते थे सब मर के मतलब पड़े थे ज़मीन के ऊपर। वो ज़मीन के ऊपर और ज़मीन आई और बहुत सारी ज़मीन आते गई। उसके बाद क्या हुआ,
एनर्जी जो अंदर है ना, हीट होती है, हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर हीट होती है, तो हम लोग सब अंदर चले गए थे ना सॉइल के अंदर, तो उसने जो हमारी हीट ने, जो जमीन के अंदर हीट है ना, उनने हम सबको कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? कोल्स में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? कोल्स में कन्वर्ट कर दिया। वैसे पेट्रोलियम का क्या है, वो जो मैराइन एनिमल्स है ना, अगर समझो एक बार पानी है, एक बार बहुत बड़ा ओशन है, ठीक है, ओशन का पूरा पानी सूख जाता है, ओशन का पूरा पानी सूख जाता है और मछलियां और जो भी मैराइन एनिमल्स है सारी मर जाते हैं। मरने के बाद उसके ऊपर सॉइल आती है, सॉइल आती है, सॉइल आती है, और वो सॉइल आने के बाद वापस पानी आ गया ना, तो अर्थ क्रस्ट की जो हीट है ना, वो सारे मैराइन एनिमल्स को पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर देगी। किसमें? पेट्रोलियम में। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, पर कोल अपने को यूज करना है, ठीक है। कैसे यूज होता है देखो, वेजिटेशन प्रिवेंट ओवर द अर्थ ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स, दिस वेजिटेशंस वर बरीड इन द interior. As a result, the trees containing carbon contents and some animals underwent gradual combustion due to the internal heat and the pressure. Due to this, the vegetation was transformed into the coal. ये जैसा सिंपल प्रोसेस बताया वैसा ही प्रोसेस लिखना है, कोई बड़ी अपने को रामायण नहीं लिखनी है, महाभारत नहीं लिखनी है, जो सिंपल सी प्रोसेस है वो अपने लिखेंगे। द पीरियड बिफोर अबाउट 25 करोड़ ईयर्स अगो, कितना? 25 ईयर्स अगो, 25 करोड़ ईयर्स अगो, मैं तो मिलियंस बोला, पर ये 25 करोड़ ईयर्स अगो दिया हुआ है। नोन एज द कार्बोफिरस कोल, क्या दिया हुआ है? कोल का एक नाम दिया हुआ है। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल कंबशन ऑफ द ट्रीज टुक प्लेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोल, और इसकी वजह से जो हमारा जो एनिमल्स और प्लांट सब अंदर चले गए थे, उसकी वजह से हमने क्या बना? फॉर्मेशन ऑफ द कोल टेक्स प्लेस, मतलब उसके बाद कोल का फॉर्मेशन हुआ। फिर यूजेस ऑफ द कोल इंक्रीज्ड इन द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। जब हमारे पास, जब सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे स्टीम इंजन लेके आए थे, तो वहाँ पे जो स्टीम इंजन था ना, जो छोटा सा रेलवे बनाया था, उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया था, पर बनाया था तो उसमें वो लोग कोल यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे? कोल यूज़ करते थे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवे, स्टीमर्स वर नाउ ईजी टू यूज विद द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो हम लोग कोल यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पहले उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती थी, पर आजकल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे फटाफट हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और वो चीप भी होता है। कोल बिकेम एन इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग किसको यूज़ करते थे? कोल को यूज़ करते थे, ठीक है। सम बाय प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फ्रॉम द कोल लाइक कोल टार, हाँ ये रोड पे यूज़ होता है। फिर एमोनिया गैस, ये भी एक गैस है। बेंजोइल एंड द क्रूड ऑयल, इट इज अवेलेबल फ्रॉम स्टेरिफाइड रॉक्स। ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन, कोल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब ये कोल के 4 नाम है, जिसमें एक एंथ्रेसाइट है, एक बिटुमिनस है, एक लिग्नाइट कोल है, एक पीट कोल है। ये कोल की टाइप है, इसमें सबसे अच्छा शायद एंथ्रेसाइट होता है, फिर उससे थोड़ा अच्छा बिटुमिनस होता है, नहीं मतलब उससे थोड़ा कम अच्छा बिटुमिनस होता है, फिर उससे थोड़ा कम लिग्नाइट कोल होता है, और उससे और थोड़ा कम पीट कोल होता है। सबसे अच्छा हमारा एंथ्रेसाइट कोल होता है। शायद एमसीक्यू पूछे विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ द कोल, दैट इज आर एंथ्रेसाइट। फिर इंडियन कोल रिजर्व्स, मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग कोल आर इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारा कोल मिलता है। बिसाइड्स राजस्थान, तमिलनाडु, आसाम एंड गुजरात ऑल्सो प्रोड्यूस कोल। और भी थोड़े स्टेट्स हैं जहाँ पे कोल मिलता है, पर मेजर स्टेट्स अलग हैं और कॉमन स्टेट्स अलग हैं। हो सके उतना मेजर स्टेट्स लर्न करना, कॉमन स्टेट तो क्या है बाद में भी हो सकता है, पर मेजर स्टेट्स लर्न करने की ज़्यादा कोशिश करना। कोल फील्ड्स आर लोकेटेड इन द कच्छ, भरूच, महसाणा, भावनगर एंड सूरत। लिग्नाइट कोल इज अवेलेबल हियर। हमारे पास जो गुजरात है, गुजरात की जो डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं उसके अंदर कौन सा कोल है? लिग्नाइट कोल है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं जिसके अंदर हमारे पास कोल अवेलेबल है, ठीक है। देन विल गो टू द मिनरल ऑयल। सुना है कभी मिनरल ऑयल के बारे में? नहीं सुना होगा ना, अभी सुनेंगे, ठीक है। इट इज फाउंड इन द स्टेरिफाइड स्टेट्रा रॉक स्टेट्रा containing limestone shale. In ancient times, animals and vegetations were buried in the interior of the earth and converted into hydrocarbons. This form was in almost liquid form. Due to the tectonic movements, the layer of these forms were gradually elevated towards the
surface. Some of these went towards the sea floor, while some strata come up from the interior. In 1866, first oil well was dug in Assam to find out oil. After mineral oil was obtained from Mokum, Assam in 1867, more oil fields were also located in the parts of India. The oil fields are divided into 5 zones: oil field northeast, oil field Gujarat, oil field Bombay High, oil field East Coast एंड ऑयल फील्ड ऑफ राजस्थान. बहुत अच्छा है, मैंने जैसे बताया था कि भाई सी फ्लोर में जब मूवमेंट्स हुआ, मतलब उसके एनिमल्स जो थे मैराइन एनिमल्स और वहाँ के जो भी लोग थे वो सब सी में चले गए, और उसके बाद जो हमारा अर्थ का प्रेशर है उनने सब अर्थ के प्रेशर ने सब कुछ मिनरल ऑयल में कन्वर्ट कर दिया, और वो मिनरल ऑयल आज हमें बहुत यूज़फुल है. और मिनरल ऑयल्स ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत क्वांटिटी में, बहुत सारी क्वांटिटी में, पर थोड़ा जितना चाहिए उतना नहीं है. तो है तो सही, हमारे बहुत सारे स्टेट्स में और मिनरल ऑयल पाया जाता है, और उसके हिसाब से हमने मिनरल ऑयल को 5 पार्ट्स में डिवाइड भी करके रखा है. ठीक है, इसमें नाम भी दिए हुए हैं नॉर्थ ईस्ट. एक तो पहला नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड करके रखा है, फिर एक गुजरात में है, और बॉम्बे हाई में भी मिलता है, और ईस्टर्न कोस्ट में मिलता है, और राजस्थान में भी मिलता है. राजस्थान में भी ऑयल मिलता है, ठीक है, मिनरल ऑयल मिलता है. पर हमारा फर्स्ट ऑयल फील्ड कहाँ पे मिला था? हमको सबसे पहली ऑयल फील्ड आसाम में डिक की थी. कहाँ पे की थी? आसाम में. एक्चुअली तो सबसे पहली ऑयल फील्ड अमेरिका के कोई एक स्टेट पे की थी, पर इंडिया के अंदर आसाम में किया था. कहाँ पे? इंडिया के अंदर आसाम में किया था. उसका नाम नहीं दिया हुआ है कहाँ पे किया था. हाँ, मोकम दिया हुआ है. मोकम क्या दिया हुआ है? मक्कुम. वहाँ पे हमने ऑयल को फाइंड किया था सबसे पहले. ठीक है, फिर ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात. अब गुजरात में कहाँ पे ऑयल फील्ड है? तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑयल वॉज फर्स्ट ट्रक एट द लूनेज ऑफ खेड़ा. खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है, आनंद डिस्ट्रिक्ट का जगह है जिसका नाम खेड़ा है, और उसके अंदर भी लूनेज में हमने ऑयल फील्ड ढूंढी थी. कहाँ की? गुजरात की सबसे पहली ऑयल फील्ड है. किसकी? गुजरात की सबसे पहली ऑयल फील्ड है. पूरे कंट्री की आसाम है, वर्ल्ड की अमेरिका में है, और गुजरात की लूनेज में है. तो इन 1958 thereafter oil was found at the अंकलेश्वर, मैसाना, कलोल, नवगाम, कोसंबा, साणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच एंड भावनगर. बहुत सारी जगह, तबाह के बहुत सारी जगह है. बी से भरूच, बी से भावनगर, फिर वडोदरा है, गांधीनगर है, बहुत सारी जगह पे. अहमदाबाद में, हमारे अहमदाबाद में भी है, और साणंद में भी है. तो बहुत सारी जगह पे गुजरात में ऑयल फील्ड्स अवेलेबल है. इसके लिए गुजरात में ऑयल, मिनरल ऑयल सस्ता है कंपेयर टू अदर जगह से. सबसे महंगा हमारे दिल्ली में है. ठीक है, अगर शायद पूछेंगे, नहीं पूछेंगे ऐसा. तो मिनरल ऑयल रिफाइनिंग, मिनरल ऑयल जब ज़मीन में से मिलता है ना, वो ऐसा नहीं आप सीधा यूज़ कर सकते हो, वो एकदम ख़राब फॉर्म में मिलता है, उसको हमको रिफाइन करना पड़ता है. उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस है. तो इन इंडिया द रिफाइनरीज आर लोकेटेड इन गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, कोची, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता, हल्दिया एक्सेट्रा. यहाँ पे हमारे पास मिनरल ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज बनी हुई है. क्या बनी हुई है? मिनरल ऑयल रिफाइनिंग मतलब उसको साफ करना. मिनरल ऑयल रिफाइनिंग मतलब उसको साफ करना. द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट जामनगर एंड गुजरात. और वो भी मैं बता दूं किसकी है, ये हमारे मुकेश अंबानी की है. रिलायंस की फैक्ट्री लगी हुई है जामनगर में मिनरल ऑयल की. इसमें नहीं लिखा हुआ है, पर मैं आपको बता दूं कि भाई जामनगर में मैंने एक बार विजिट किया था वो फैक्ट्री को. मिनरल ऑयल फैक्ट्री है, वो रिलायंस वाले की फैक्ट्री है. वहाँ पे शीप में ऑयल आता है, मिनरल ऑयल आता है, बाहर से भी आता है, और वहाँ पे रिफाइन होता है. बाहर से आता है, वो शीप में आता है. और जामनगर एक्चुअली क्या है, कोस्ट लाइन एरिया है, तो उसमें जो शीप है ना, वो इजीली ट्रैवल करके मिनरल ऑयल ला सकती है. एज हमको पता भी है कि भाई वाटरवेज इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम लोग वही यूज़ करते हैं मिनरल ऑयल को बाहर से एक्सपोर्ट करने के लिए. पोस्ट ऑफ हमारे पास भी है, पर बाहर से कभी कभी एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत भी पड़ती है हमको. ठीक है, फिर नेचुरल गैस. हाँ, नेचुरल गैस भी तो है, हमारे पास भी है. गुजरात में भी सबसे बड़ी नेचुरल गैस की फैक्ट्री है जिसका नाम है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी. आपने नहीं सुना होगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ. नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विद द मिनरल ऑयल. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट. इट इज चीपर एंड कंसिडरेबल टू बी अ नॉन पॉल्यूटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री आर फाउंड टू बी इन खंबात बेसिन, Kaveri Basin and Jaisalmer. Ankleshwar of Gujarat
इज कंसिडर्ड टू हैव द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स। जो हमको मिनरल ऑयल मिलता है ना, मिनरल ऑयल जो उसको मिलता है ना, तो उसमें सीधा मिनरल ऑयल नहीं मिलता, उसके पहले हमको नेचुरल गैस मिलता है। क्या मिलता है? नेचुरल गैस मिलता है। और वो नेचुरल गैस जो है ना, हम इसके लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम उसको ऐसा मानते हैं कि वो एक नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्स है। क्या है? नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी रिसोर्स है, इसके लिए हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वो हमारे कहाँ पे मिलता है? हमको एक खंबात बेसिन में मिलता है। बेसिन मतलब रिवर का जो एरिया है उसको बेसिन बोलते हैं। फिर एक कावेरी बेसिन में मिलता है, फिर राजस्थान के एक जैसलमेर में मिलता है, फिर गुजरात का जो अंकलेश्वर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा गैस, नेचुरल गैस का रिजर्व बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। रिसोर्सेज लाइक कोल, mineral oil are available in the limited quantity. Attempts have been started to conserve them for a long time. Wind, solar energy, biogas and tidal energy and geothermal energy are included as the alternate resources. These all are the renewable energy resources. Some identity of them are as the inexhaustible resources. ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो ऐसे कौन से रिसोर्स है जो नॉन कन्वेंशनल है? तो इसमें से दिए हुए हैं कि भाई कोल और मिनरल ऑयल दोनों नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। कि भाई इसका ऐसा, इसके हिसाब से ऐसा बताएंगे कि भाई नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स मतलब कोल और मिनरल ऑयल दिए हुए हैं, तो ऐसा बोलेंगे कि भाई जो एनर्जी रिसोर्सेज है ना, एक बार यूज़ किया और फिर ख़त्म, एक बार यूज़ किया और फिर ख़त्म, इसको बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। पर हमारे पास और जैसे विंड एनर्जी है, तो विंड कभी ख़त्म होने वाली है? नहीं होने वाली है, इसके लिए उसको कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल। जैसे टाइडल एनर्जी है, हाँ, वो भी एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। बायोगैस, गैस, गोबर गैस तो कभी ख़त्म होने ही नहीं वाला। फिर सोलर एनर्जी, सूरज की कभी धूप ख़त्म होगी क्या? नहीं होगी। तो ये सब हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कौन से? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और हमारे जो कोल है, मिनरल ऑयल है, ये सब एक नॉन कन्वेंशनल है, मतलब एक ना एक दिन इनका अंत आने ही वाला है। इसके लिए हमने इनके ऑल्टरनेट फाइंड करके रखे पहले से। क्या करके रखे? ऑल्टरनेट फाइंड करके रखे। और ये सब क्या है? एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। क्या है? रिन्यूएबल, वापस से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और इनएग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। कौन से वाले कभी ख़त्म नहीं होंगे? जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव टेकन द स्टेप्स इन डायरेक्शन। यूएसए, रशिया, फ्रांस, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स एंड जापान आर एडवांसिंग इन द फील्ड इफेक्टिवली। In 1981, Commission for the Additional Sources of Energy was established in India. Gujarat Energy Development Agency is working in this डायरेक्शन। अभी बाकी की कंट्रीज भी, अभी ये एक्चुअली क्या है कि भाई जो हमारे रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज है जो नॉन कन्वेंशनल है, तो अगर वो ख़त्म हो गए तो क्या होगा? तो इसके लिए हमारे जो पूरी वर्ल्ड जो है वो एक साथ मिलके इस चीज़ों के बारे में सोच रहा है, और इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे अच्छे से यूज़ करना है, वो सब डायरेक्शंस हमको बता रहा है, ताकि ये हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू हो सके, जल्दी एग्जॉस्ट ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द ईयर। द बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ throbs due to the solar energy. India has progressed well due to the solar energy technology. Solar cooker is used for solar heater cooking, solar heater for heating, and the solar panels for used for the generator. India has progressed well due to the solar energy technology. Solar cooker is used for cooking, solar heater for heating water. The solar panels are used to generate electricity. मतलब हमारे पास सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी मतलब सन से मिलने वाली एनर्जी, उसको बोलते हैं हम लोग सोलर एनर्जी। और इंडिया जो है वो सोलर एनर्जी में ही बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि जो कोल है और मिनरल ऑयल है वो तो एक न एक दिन उनको ख़त्म होना ही है ना, तो उसका कोई ऑप्शनल तो चाहिए ना। इसके लिए हम लोग सोलर एनर्जी को
डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब सोलर एनर्जी में हम लोग क्या क्या डेवलप कर रहे हैं कि भाई हम एक सोलर कुकर बना रहे हैं, क्या सोलर कुकर बना रहे हैं जिससे हम खाना बना सकते हैं, ठीक है, जिससे हम खाना बना सकते हैं। उसके अंदर हम वेसल, एक सोलर कुकर होगा जिसके अंदर हम वेसल रख देंगे और खाना रख देंगे, अपने आप से बन जाएगा सूरज की गर्मी से या किरणों से। फिर सोलर हीटर, अब पानी था वो हम लोग पहले गैस पे या चूल्हे पे या कोलसे से गर्म कर देते हैं, पर अभी हमारे पास सोलर हीटर है जो अपने आप से पानी गर्म कर देता है। फिर हमारे पास क्या है, सोलर पैनल्स है। सोलर पैनल सबके घर पे अभी आजकल लग रहे हैं। वो क्या होता है भाई, वो फ्री में और चीप, वो सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वो चीपली हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं सोलर पैनल्स। ये हमारे सोलर एनर्जी के बारे में, किसके बारे में है, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गुजरात स्टेट गेट्स मैक्सिमम सोलर एनर्जी इन इंडिया, हमारे गुजरात के पास सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है। ये भी एक एमसीक्यू है कि भाई अच्छी बात है, गुजरात के पास बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल है। गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, गुजरात का एक डेवलपमेंट एनर्जी बनाया है, एजेंसी बनाया है, हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ सोलर कोल्ड स्टोरेज नियर चेन्नई इन वडोदरा विद द कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 kg होता है, हाँ। तो 10 टन्स एनर्जी स्टोर करके रखना। हमारे पास ऐसा एक एनर्जी पावर प्लांट है गुजरात के पास, जो वडोदरा के अंदर है। कहाँ पे है, वडोदरा के अंदर है। टुडे सोलर पैनल्स आर फिक्स्ड टू प्रोवाइड द स्ट्रीट लाइट्स इन दोज विलेजेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन to the farms and for the television. A solar energy plant can be installed at Modhpur near Bhuj in Gujarat for desalination of the saline ocean water. Use of equipment working on the solar energy is on increase in our country today. मतलब हमारे पास जो एक और टेक्निक है, कैसा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइट को चालू करना। कैसे, स्ट्रीट लाइट के ऊपर एक छोटा सा सोलर पैनल लगा देंगे जो पूरे दिन चार्ज होगा। पूरे दिन चार्ज होने के बाद रात को वो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इरिगेशन के लिए भी हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं आजकल। जो जितना सोलर चीज़ का यूज़ करें उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और चीप भी होगी। जो सोलर एनर्जी है वो बहुत सस्ती है, कोई पैसा ही नहीं उसका, मतलब सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक मोदपुर विलेज है जहाँ पे सोलर प्लांट, एनर्जी प्लांट लगाया है। वो किसके लिए, सैलाइन वाटर से, सैलाइन ओशन वाटर है ना, उसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक सोलर पैनल लगा है। कहाँ पे, मोदपुर में, और भुज का है वो। यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, और आजकल हमारे जो कंट्री है उसमें सोलर एनर्जी का यूज़ बढ़ाते ही जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो चीप है, सस्ता है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जितना हम लोग ऐसी एनर्जीज का यूज़ करें ना जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली ना, तो वो अच्छा रहेगा। ज़्यादातर हम लोग वो जो ख़त्म होने वाली है ना, वो वाली एनर्जी पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो हमको उनका यूज़ छोड़ के अभी सब जो ऐसी एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, जो एग्जॉस्ट नहीं होने वाली है, जो इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी है, उसका हमको यूज़ बढ़ाना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, विंड एनर्जी। विंड मतलब एयर से जनरेट होने वाली एनर्जी, उसको बोलते हैं विंड एनर्जी। तो द सन प्रोवाइड्स द थर्मल एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. Winds are formed due to the high and the low pressure pockets formed in the atmosphere. In our country, wind energy is obtained through the windmills at the sea coast and in the open space. India has become 5th country in the world to produce the energy through the विंड। अब ये विंड एनर्जी क्या होता है, कैसे होता है, तो आपने देखा होगा कि भाई जब भी आप कभी हाईवे या कहीं पे जाते हो जहाँ पे विंड ज़्यादा होती है, जैसे राजस्थान है, कर्नाटका है, गुजरात है, तो गुजरात में ऐसी ऐसी जगह है ना जहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, बड़े बड़े पंखे वाइट कलर के। सबको ऐसा लगता है लोगों को गर्मी ना लगे ना, इसके लिए लगे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। वो जो पंखे है ना, वो घूमते हैं ना, वो पंखे जितने तेज घूमते हैं ना, उतनी सारी वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या करते हैं, उतनी सारी वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो पंखे की वजह से हम लोग पूरे वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और ये एनर्जी कैसे, विंड कहाँ से आती है, तो विंड एक्चुअली जो ओशन होता है ना, ओशन या सी के आजू बाजू पंखे लगाते हैं, तो उसके अंदर जो विंड आती है ना बहुत तेज, तो वो सबसे ज़्यादा पंखे को घुमाती है, ठीक है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरला स्टेट्स इन इंडिया प्रोड्यूस विंड एनर्जी। इसमें राजस्थान को तो मेंशन ही नहीं किया है, कोई बात नहीं। जो हमारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, ये स्टेट्स हमको
विंड एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं, ठीक है। जो इसमें गुजरात सबसे पहले लिखा है, मतलब गुजरात में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती होगी। फिर इन गुजरात विंड फार्म्स आर ऑपरेटेड एट लंबा विलेज नियर जामनगर एंड एट द सी कोस्ट नियर द मांडवी इन कच्छ। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट द विंड मिल्स फार्म इन देवभूमि, द्वारका, जामनगर, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट्स। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे हमारे पास खुद के विंड मिल्स लगे हुए हैं जो हमको विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। जो गुजरात का जो सबसे ज़्यादा पावर प्लांट लिखा है ना, वो लिखा है लंबा विलेज। कहाँ पे है? जामनगर में है। जामनगर मैंने आपको बताया था वहाँ पे सी कोस्ट है, सी कोस्ट है तो विंड एनर्जी ज़्यादा ही होगी, इसके लिए यहाँ पे विंड मिल्स लगी हुई है। फिर एक मांडवी भी है कच्छ का, वहाँ पे भी सी कोस्ट है तो वहाँ पे भी हमको जो विंड एनर्जी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, विंड मिल्स लगी हुई है वहाँ पे भी। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी जगह, देवभूमि है, द्वारका है, जामनगर है, राजकोट है, पोरबंदर है, ये सब जगह हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे? विंड एनर्जी से। कैसे? विंड एनर्जी से। फिर उसके बाद क्या है? बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? गोबर से प्रोड्यूस होने वाला गैस, जिसको बोलते हैं बायोगैस। तो यूजलेस एग्रीकल्चर मटीरियल्स, मोलेसेस, remains of sugarcane, other vegetation, dung and human excreta are used to produce बायोगैस। और भी बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं, मतलब ये इसमें छोटी छोटी थोड़ी बहुत चीज़ें दी हुई है जिससे हमको मिक्स करके हम लोग जलाते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जलाने से उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं बायोगैस। गैसियस फॉर्म में होता है, इसके लिए पीछे गैस लगा हुआ है। द मीथेन गैस इज रिलीज्ड आफ्टर दिस मटीरियल्स दैट गेट डिकम्पोज्ड। जब मटीरियल पूरे डिकम्पोज हो जाते हैं ना तो इसके बाद हमको एक एनर्जी मिलती है या एक गैस मिलता है जिसका नाम है मीथेन, ठीक है। दिस इज एन इनफ्लेमेबल गैस। प्रेशियस फर्टिलाइजर्स विदाउट एनी वायरस इज ऑब्टेन्ड आफ्टर इट यूज्ड अप। अब ये इनफ्लेमेबल गैस मतलब क्या होता है? इनफ्लेमेबल गैस मतलब ऐसी गैस जो कभी आग पकड़े नहीं, और वो होती है, कैसे मिलती है? वो मीथेन है और वो बायोगैस से मिलती है। और इसके बाद ये ऐसे मटेरियल्स को जो प्रोड्यूस करते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाए। और जो हमारा बायोगैस है ना, ये फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज होता है। कहाँ पे? फर्टिलाइज बनाने में भी यूज होता है। दस द एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर्स बोथ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोगैस। और इसमें सिर्फ दो चीज़ें निकलती है, किसमें से? बायोगैस में से। एक तो फर्टिलाइजर बनाने में भी यूज होता है और दूसरा इसमें से एनर्जी भी मिलती है। दिस इज अ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। सोलर एनर्जी एंड बायोगैस कैन बी ट्रेडिशनल कैन चेंज द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ द विलेजेस ऑफ इंडिया। विलेजेस कैन बी क्लीनर एंड द स्कैर्सिटी ऑफ द डोमेस्टिक एनर्जी कैन बी रिमूव। अगर हम लोग चाहे या कोई विलेज वाले चाहे कि भाई उनको डेवलप करना है या उनको बहुत तरक्की करनी है तो उनको क्या करना चाहिए? बायोगैस यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कौन सा गैस यूज़ करना चाहिए? बायोगैस। वो बायोगैस क्या करेगा? उनकी जो भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो भी उनका इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वो सब पूरा करेगा और उनको और भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और ये चाहे तो विलेजेस वाले वो एनर्जी को बाहर भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे उनकी लाइफस्टाइल और इनका रहने का रहन सहन तरीका ट्रेडिशनल सब बदल जाएगा। बिकॉज ऑफ वो, अगर वो चाहे तो, अगर इंसान चाहे तो आगे बढ़ सकता है, नहीं चाहे तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश एंड गुजरात होल्ड्स द फर्स्ट एंड द सेकेंड places respectively in the gas production, biogas production. The largest biogas plant has been installed at Maithan near Sidhpur in Gujarat, which is run on collective basis. On other biogas is operational condition are located at Rudrakal of Daskoi Taluka of Ahmedabad and Dantiwada in Banaskantha districts. Moreover, plants which are used increasingly are funded बाय इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। मतलब हमारे गुजरात में, हमारे अहमदाबाद में, हमारे बनासकांठा में और दंतीवाड़ा में, इतनी सारी जगह पे हमारे पास बहुत सारे जगह बायोगैस के प्लांट लगे हुए। क्या लगे हुए? प्लांट लगे हुए जहाँ पे बहुत सारा बायोगैस प्रोड्यूस होता है। क्योंकि गुजरात है इतना बड़ा, दो ही मेजर स्टेट्स है, गुजरात और दूसरा यूपी है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और गुजरात में भी ठीक ही है, ज़्यादा ही है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पे बायोगैस तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा।
तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बायोगैस भी ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये बायोगैस हमारे 2 स्टेप में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। मोरओवर प्लांट्स विच आर यूज्ड इन इंक्रीजिंगली फंडेड बाय इंडिविजुअल और कलेक्टिवली, या तो किसी खुद का प्लांट होता है या तो सबका मिला के प्लांट होता है, डिपेंड करता है। अगर बहुत सारे लेवल पे इंसान के पास बायोगैस प्रोड्यूस करना है या तो उसके पास बहुत सारी बायो प्रोडक्ट है तो खुद का बायोगैस खोल सकता है, फैक्ट्री या इंडस्ट्री खोल सकता है। और अगर कम क्वांटिटी में है तो 3-4 जने 5-6 जने या वो गांव पूरा एक साथ मिलके बायोगैस प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ comes to the surface of the earth in the form of gases or the hot springs. Due to the heat are transformed into vapor. This vapor exerts upward pressures on the groundwater which release energy. By using this energy, the geothermal energy is obtained. Hot water springs in Gujarat at Lasundra, Unai, Tua, Tulsiam. There are possibilities of getting geothermal energy from them. हमारा अर्थ के इंटीरियर में से एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जो हमारे अर्थ के सरफेस पे आती है, मतलब हमारे लैंड पे आती है। ठीक है, लैंड पे आती है, अर्थ में से निकलती है, ज़मीन में से निकल के या तो बोले सन में से निकल के, ठीक है, वो एक एनर्जी आती है, वो एटमोसफेयर से हमारे अर्थ पे आती है, लैंड पे आती है। ठीक है, वो लैंड की जो एनर्जी होती है ना, वो लैंड की जो एनर्जी होती है ना, वो हम यूज़ करते हैं और उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं। इसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। और ये स्प्रिंग सीजन में होता है। कभी होता है, स्प्रिंग सीजन में ये एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। और ये कहाँ पे यूज़ होती है भाई, गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और उसके जो स्टेट्स लिखे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं जो छोटे छोटे, वो लसुंद्रा है, उनाई है, तवा है और तुलसियाम है। और भी पॉसिबिलिटी है कि हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ दिन पे दिन आगे चल के बढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारा टाइडल। The process of tides and eaves continues constantly in all oceans on the surface of the earth due to the gravitational force exerted by the sun and the moon. Man utilizes the power of the water in generating the electricity. Tidal water have more power. A turbine is connected with it to generate the electricity. In 1910, France started this project to get the electricity with the help of the tides and the eaves. As India has a long coastline, it has a potential to generate such type of energy. आप सबको पता होगा, आपने ओशन या सी कभी विजिट किया है? नहीं विजिट किया है तो फ्यूचर में कभी विजिट करना। तो ओशंस और सी में क्या होता है कि भाई कंटिन्यूस वेव्स आती है, 2 बार और 3 बार दिन में ऐसा होता है कि भाई बहुत जोर से वेव्स आती है। 1-2 बार दिन में ऐसा होता है भाई, जब सन का एक तो डे टाइम जब सनराइज होता है और एक तो नाइट टाइम मून के टाइम। देखो आपको पता होगा कि भाई रात के टाइम पे आपको ओशन के पास नहीं जाने देते हैं, उधर बोलते हैं भाई सिक्योरिटी बोलता है कि भाई 7 बज गया 8 बज गया, अभी सब हट जाओ, अभी सब हट जाओ। उसका रीजन ये होता है कि उस टाइम ओशंस में वेव्स ज्यादा आती है। जो वेव्स होती है ना, उसको टरबाइन से कनेक्ट किया होता है। अब टरबाइन आपको पता नहीं है क्या है, टरबाइन एक्चुअली क्या होता है, एक फैन होता है, एक फैन होता है जो मोटर से कनेक्टेड होता है। तो वो फैन अगर जितना फास्ट वेव्स आता है ना, उतना फास्ट वो फैन मूव करता है, और जितना फास्ट वो फैन मूव करेगा ना, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इंडिया के पास आपने देखा है कि भाई इंडिया इज कवर्ड 3 फेस विद द वाटर्स। आपको पता है इंडिया का 3 फेस नीचे से वाटर से कवर्ड है। तो जो वाटर से कवर्ड है ना, तो उसका हम फायदा उठाते हैं। तो फायदा कैसे उठाते हैं? हम टाइडल एनर्जी जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? टाइडल एनर्जी जनरेट करते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लेवल पे प्रोड्यूस कर पाते हैं। हाँ, हालांकि हमारे पास अभी इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में इक्विपमेंट्स और मशीन्स नहीं लगी हुई है, पर इन फ्यूचर अगर ट्राई करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और पहली बार 1910 मतलब 1910 में फ्रांस ने डिस्कवर किया। किसने किया? फ्रांस ने डिस्कवर किया, क्योंकि फ्रांस भी है, उसके पास भी बहुत सारी कोस्टलाइन है। कोस्टलाइन जिसके पास है वो मालाइक है, वो राजा ही राजा है, क्योंकि कोस्टलाइन से अभी आपको पता है वाटर इज द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वाटर से फिशरीज होती है, वाटर से बहुत कुछ होता है, वाटर से बहुत कुछ होता है। तो इसकी वजह से हमको वाटर का एक और फायदा हमें पहली बार पता चला है। शायद आप लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने अभी आपको बताया कि भाई कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वाटर से टाइडल एनर्जी यूज होती है। आप तो जाते हो गोवा में बीच पे, बस जाके सो जाते हो पानी में। मुंबई में देखा, पानी में जलसा किया, पर वो पानी से क्या काम आता है, क्या यूज होता है? वो हमको टाइड्स और वेव से, टाइड्स और ईव से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं?
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड इन गल्फ ऑफ कच्छ ऑफ एंड द गल्फ ऑफ खंबात। हमारे इंडिया में भी ये प्रोजेक्ट है, इंडिया में भी ये प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग है। कहाँ पे? दो ही जगह में, एक गल्फ ऑफ कच्छ और एक गल्फ ऑफ खंबात। ये दोनों जगह गुजरात के अंदर आती है। कहाँ पे आती है? गुजरात के अंदर आती है। आपने विजिट नहीं की होगी, मेरे को पता है, बहुत मासूम से बच्चे हो बहुत सारे, ठीक है। अब मिनरल प्रिजर्वेशन, अब आपके पास अगर बहुत सारे पैसे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई उससे सिर्फ यूज नहीं करना होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू प्रिजर्व द मनी। यूज करना तो सबको आता है, बट वॉट अबाउट प्रिजर्विंग इट? उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे? तो मिनरल्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व देम फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक है। तो मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर द एक्सिस्टेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। मैन हिमसेल्फ हैज टू think about certain points about this. Man has to think about some aspects for the preservation of the minerals. हमारे पास अगर इंसान का डेवलपमेंट चाहिए, क्या बोलते हो, इंसान का अगर डेवलपमेंट चाहिए ना, तो मिनरल्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। पहले हमारे पास स्टोन एज थी, फिर आयरन एज आई, और अभी हम मॉडर्न एज में जी रहे हैं, ठीक है। अब मॉडर्न एज में जैसे हम जी रहे हैं, तो मॉडर्न एज में हमारे पास क्यों डेवलपमेंट किया? क्योंकि हमारे पास हमको मिनरल्स यूज करना पता चल गया। क्या यूज करना पता चल गया? मिनरल्स यूज करना पता चल गया। और अगर वापस से अगर हम मिनरल्स अगर हमारे पास खत्म हो गए हैं और अभी यूज आता है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो हमें इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, सबको मिलके सोचना पड़ेगा कि भाई हाउ वी कैन प्रिजर्व आवर मिनरल्स। हम अपने मिनरल्स को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि प्रिजर्व नहीं किया ना, अगर आपके पास समझो एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, तो अगर आपको मैंने बोला ला बेटा ये तू संभाल, तो आप संभालोगे, ठीक है, पर आप यूज करोगे, एक दिन उसका अंत आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको कंटिन्यूअस यूज किया है, आपने फ्यूचर का नहीं सोचा। तो हमारे मिनरल्स भी ऐसे हैं, तो उसको अगर हम संभाल के नहीं रखेंगे ना, यूज करने के लिए कोई मनाही नहीं है, हमारे को यूज करने के लिए किसी भी चीज की मनाही घर वाले भी नहीं करते हैं, ना ही गवर्नमेंट हमको मिनरल्स यूज करने पे मना करती है। जस्ट थोड़ा चार्ज लेती है, जो उसको लगता है चार्ज वो लेती है, पर हमको अपने दिमाग से सोच के वो मिनरल्स को प्रिजर्व करना है, ताकि फ्यूचर जो हमारा है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी हमें थैंक यू बोले कि भाई हमने उनको इतने अच्छे मिनरल्स गिफ्ट किए। गिफ्ट होगी ना, हम उनको आगे गिफ्ट करेंगे, किसी ने हमको गिफ्ट किए, सही बात है ना, ठीक है। तो व्हाट इज प्रिजर्वेशन? प्रिजर्वेशन का मतलब क्या? प्रिजर्वेशन मानी बचाना, ठीक है। तो द सफिशिएंट एंड द वेल प्लान्ड यूज ऑफ मिनरल्स इज द प्रिजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। सफिशिएंट मतलब ध्यान से यूज करना जब जब चाहिए, और एफिशिएंट मतलब अच्छे से यूज करना, ऐसा नहीं कि यूज जरूरत नहीं है और यूज कर लिया, जरूरत नहीं है तो भी यूज किया। अब मैं आपको बताता हूँ, आप अभी सिर्फ 10th में होंगे, सबके सब 10th में हो ना? हाँ 10th में होंगे, 11th वाले तो हमारी पढ़ाई करेंगे नहीं, तो 10th में होंगे। आपको अभी से 10th में व्हीकल्स चाहिए। इज इट नेसेसरी टू यूज द व्हीकल्स? नो, you can drive your cycles and save the environment. You can drive your cycles, but each of one want the vehicle. सबको गाड़ी चाहिए. This is the small step you can take to save our minerals. Start taking the small steps. One day you will reach the big goal. ठीक है, छोटे छोटे कदम लो, तब एक दिन जाके बहुत बड़ी जगह पे पहुंचोगे, ठीक है। Today every nation want to increase its export for its own development. Minerals are used in unrestricted manner by exporting them to earn the foreign exchange for its own development. That is why preservation of minerals has become necessary. तो हमारे पास मिनरल्स है, ठीक है, मिनरल्स है तो हम क्या करते हैं, हम खुद तो यूज करते हैं, पर दूसरी कंट्रीज क्या करती है, अपने आप को डेवलप करने। अब जिसके पास ज्यादा मिनरल्स उसकी डेवलपमेंट ज्यादा, तो दूसरी कंट्रीज क्या करती है, अपने आप को डेवलप करने के लिए हमारे पास से मिनरल्स मंगाती है, और हम भी बेचारे नादान मासूम लोग हैं और उनको मिनरल्स बेच देते हैं, और वो अपनी डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट करते हैं, और उससे उनकी तरक्की होती है, और हम बेचारे छोटे मासूम, हमको तो पता ही नहीं है मिनरल्स क्या होते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, और इसकी वजह से हमारी कंट्री को नुकसान होता है। तो अभी हमको क्या करना है कि भाई हमको मिनरल्स को प्रिजर्व करने की छोटे छोटे स्टेप्स लेके कोशिश करनी है, ताकि हम मिनरल्स को बचा सके और अपने फ्यूचर जनरेशन को दे सके, ठीक है। रेमेडीज दी हुई है फॉर द मिनरल प्रिजर्वेशन। अगर आप बहुत छोटे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अगर आपको पता नहीं है कैसे मिनरल को प्रिजर्व किए, तो यहाँ पे छोटे छोटे 2-5 स्टेप्स लिखे हुए हैं, 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं, जिससे आप मिनरल्स को सेव कर सकते हो। करना है कि नहीं करना है, सबको करना है ना, तो चलिए हम स्टेप्स पढ़ेंगे। क्या करेंगे? स्टेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स गो। यूज ऑफ द प्रॉपर टेक्नोलॉजी
इफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इज यूज टू ऑब्टेन द मिनरल्स द वेस्टेज ऑफ द मिनरल्स कैन बी रिड्यूस्ड। ये चाहते हैं कि भाई आप जो भी बेस्ट टेक्निक्स हो ना मिनरल्स को ऑब्टेन करने की, वो बेस्ट टेक्निक यूज करो, ताकि देखो अभी हम नेचुरल गैस निकालते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, पाइप्स लगी होती है, नेचुरल गैस की पाइप्स लगी, जैसे पानी निकलता है जमीन में से, वैसे नेचुरल गैस की भी पाइप लगी होती है। तो हमें बहुत ध्यान से नेचुरल गैस निकालना है ताकि 0.001% भी नेचुरल गैस लीकेज ना हो रहा हो, लीकेज ना हो रहा। अगर हम टेक्निक्स मैथड्स वो बहुत अच्छे यूज करेंगे ना, तो हमें विश्वास है कि भाई कभी भी हमारा मिनरल खत्म नहीं होगा। दिस इज द सब 001 स्टेप ऑफ सेविंग द मिनरल, ठीक है, याद रखना सारी की सारी पॉइंट, जरूर पूछूंगा आप सबको मैं। रिसाइकलिंग द स्क्रैप ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टिन शुड बी रीयूज्ड। इसका एक एग्जांपल भी देता हूं। आपके घर में ऑयल का कैन आता होगा, ठीक है, ऑयल का कैन आता है, 15 लीटर्स का कैन आता है। तो वो कैन क्या होता है, हम यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं, या तो हम उसको खराब कर देते हैं, या तो हम उसको सड़ा देते हैं। तो वो सड़ने के बाद क्या होता है, वो कोई यूज का नहीं होता है। बट हमें क्या करना है, उसको रीयूज करना है। क्या करना है, रीयूज करना है। मैं आपको नहीं बोलता उसके अंदर पानी भर के पियो, ऐसा मैं आपको नहीं समझाना चाहता हूं। मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई उसको जहां से आप लाए हो, या जो कंपनी उसको लिख के देती है, एक एड्रेस लिख के देती है कि भाई यहाँ पे इसको दे देना, या कोई आपका जो वेस्ट भंगार वाला जो आता है आपके घर पे, तो उसको दे दोगे ना, तो भी उसका मिनरल वो जो टीन कैन है ना, उसका रीयूज हो सकता है। फिर आयरन, अगर आयरन का कोई जंग लग जाए तो हमें उसको फेंक नहीं देना है, हमें उसको पेंट करना है, वापस से रीयूज करना है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम वापस से रीयूज नहीं कर सकते, पर हम चाहते नहीं हम रीयूज करें, ठीक है। एल्यूमिनियम है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम प्लेट्स है, खराब हो गए, अरे कोई बात नहीं, फेंकना थोड़ी है। हम क्या करते हैं, सीधा स्क्रैप में फेंक देते हैं, भंगार में। उससे क्या, वो बहुत जगह रीयूज ही होता है, पर कुछ जगह वो लोग है ना उसको वेस्ट कर देते हैं, उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो वो कुछ यूज नहीं हुआ उसका, ठीक है। दिस इज द 002 पॉइंट्स। फिर ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मिनरल्स। ऑल्टरनेट मतलब जैसे पानी नहीं पिया तो सोडा भी पी लिया, पानी नहीं है तो सोडा पी लिया, काम हो गया। दिस इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ वाटर। वैसे मिनरल्स का ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट ऑप्शन शुड बी फाउंड आउट फॉर दोज मिनरल्स विच आर फाउंड इन लेस क्वांटिटी। एग्जांपल सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ कॉपर, सीएनजी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एक्सेट्रा। तो हमें भी ऐसा ही करना है, हमें भी ऐसा ही करना है। घर पे सोलर एनर्जी लगा देनी है। हाँ मेरे को पता है कॉस्टली होती है थोड़ी सोलर एनर्जी, बट इट्स द वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हमें क्या करना है कि भाई सोलर एनर्जी लगा देना है, तो इससे क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, क्या बचेगी, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। फिर उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम यूज करना है कॉपर की जगह पे, क्या एल्यूमिनियम यूज करना है, तांबा नहीं यूज करना है, कॉपर यूज करना है। और इसका बहुत अच्छा हम यूज भी कर रहे हैं। पहले हमारे दादी या परदादा के जमाने में क्या होता था, कॉपर की प्लेट्स होती थी, वो लोग सब तांबे के बर्तन में खाते थे। बट नाउअडेज वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन दी एल्यूमिनियम्स। आपके घर पे एल्यूमिनियम्स की प्लेट है, ठीक है। अब कॉपर हम नहीं यूज करते इतना सारा, दैट इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट। फिर सीएनजी यूज करना है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। व्हीकल्स के अंदर पेट्रोल कम यूज करना है, क्योंकि पेट्रोल क्या है, एक तो वो कॉस्टली भी है और वो कम क्वांटिटी में पाया जाता है, और वो अच्छी वो डेवलपमेंट भी नहीं करता है। और पेट्रोल की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है। बट एज अ सेम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, उससे पॉल्यूशन भी कम, सस्ता भी गैस है, क्वांटिटी में भी अवेलेबल है, और उससे आपकी गाड़ी की एवरेज भी ज्यादा होती है, ठीक है। कंपेयर टू पेट्रोल आपको सीएनजी में एवरेज ज्यादा मिलती है। इसके लिए जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, रिक्शा वाले, वो सब सीएनजी यूज करते हैं। व्हाई दे आर नॉट यूजिंग पेट्रोल, बिकॉज द पेट्रोल इज कॉस्टलियर देन दी सीएनजी, ठीक है। ये शायद आपको नहीं पता होगा, पहली बार पता चला होगा। यूज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल मीन्स the non-conventional sources like water, solar, wind, biogas etc should be used increasingly. non-conventional मतलब ऐसी चीजें जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वही चीजों को हमें यूज करना है। हमें ऐसा नहीं कि भाई देखो अभी जो चीज खत्म होने वाली है हमको वही चाहिए होती है, जो चीज खत्म होने वाली है हमको वही चीज चाहिए होती है। पर ऐसा नहीं करना है, ऐसा हम ग्रोथ हो रहे हैं, हम 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो आज हम सबको दिमाग लगाना है और हमें भी ऐसी चीजें यूज करनी है जो खत्म नहीं होगी फ्यूचर में, ठीक है। जो एग्जांपल भी दिया है, विंड दिया है, सोलर एनर्जी दिया है, वाटर दिया है, ये सब कभी फ्यूचर में खत्म नहीं होगा, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द एनवायरमेंट एंड गिव द क्लीन एनवायरमेंट टू द फ्यूचर जनरेशंस। अटेम्प्ट शुड बी मेड फॉर द पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। अब तो हम तो प्रेजेंट में जी रहे हैं, ठीक है, अभी तो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, पर ये हमें बताते हैं कि अगर आप प्रेजेंट में अच्छे से नहीं रहोगे ना, तो फ्यूचर खराब हो सकता है। तो प्रेजेंट में अच्छे से नहीं रहोगे तो फ्यूचर खराब हो सकता है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो तो आपका फ्यूचर बिगड़ गया समझ लो।
अगर आप बच्चे सब 10th में अगर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके अपनी स्टडीज में ध्यान नहीं देते हो, अगर आपकी ट्यूशन में कोई टेस्ट है और अगर पढ़ के नहीं जाते हो तो कोई काम का ही नहीं है, पढ़ाई बेकार है। हमें अपनी ट्यूशंस में टेस्ट देनी है, स्कूल्स में टेस्ट देनी है, हमें एकदम अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड रखना है पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई ये सब कुछ है। अब अगर आप अभी से अपने आप को मेंटेन नहीं करते हो ना, तो समझो आगे चल के अगर आपको साइंस लेना है ना तो जीरो वैल्यू, कोई आपको अलाउ ही नहीं करेगा साइंस के अंदर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ही डेवलपमेंट शुरू करते हो ना, अभी से अपने माइंड को सब बना दो कि भाई हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, और तभी आप ग्रोथ कर पाओगे, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब हमको अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उसको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देना है, ठीक है। कौन सा एनवायरनमेंट देना है? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देना है। फिर after the reserves of minerals is calculated, it can be used for a long period of time by planning it properly. It is necessary to preserve and change the mineral. और जब हमारी गवर्नमेंट भी टेंशन में आ गई कि भाई मिनरल्स खत्म हो रहे हैं, तो अभी करे तो करे क्या, हाँ। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको कैलकुलेट किया कि भाई कितना मिनरल है, तो जब गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया ना तो इट वॉज वेरी वेल, बहुत सारी क्वांटिटी में था, पर एक कंडीशन है, वो क्वांटिटी बहुत सारी तभी हो सकती है जब हम उसको प्रॉपर से, ध्यान से, दिमाग से अच्छे से यूज करें, तो ये प्रॉपर हो सकती है। नहीं तो हम इसको खो बैठेंगे, एक ना एक दिन खो बैठेंगे, ठीक है। तो मेरे को आप सब प्रॉमिस करना और आप सब मेरे को बताना कि भाई आप सब आज से मिनरल्स का जो आपके पास है, जो आपके पास बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है नेचर में, आप उसको बहुत ध्यान से और अच्छे से यूज करोगे कि नहीं? सब लोग करोगे, मेरे को पता है सब लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सब में इतना तो दिमाग होगा। और यहाँ पे हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं, लेसन नंबर 12 फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस जॉर्ज।